तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आइए शुरू करते हैं बिल्कुल नई चीज आपके लिए, जिसका नाम है वृत्त। इससे आप लोग सारे लोग परिचित होंगे। ऐसा कुछ बना रहता है, आपने देखा होगा। आखिर ये बना कैसे? ये बनता तब है जब जब हम किसी चाप को लेते हैं और चाप को लेकर के मूव कर देते हैं, तो ये हमारा ये बनता है। जिस जगह पर हमने रखा था लोहा वाला बिंदु, उस लोहा वाला बिंदु में को हम कहते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। उसी तरह यहाँ पर इसका हो गया केंद्र। क्या हो गया? केंद्र यानी ऑर्बिट। केंद्र यानी ऑर्बिट, यानी इसको हम ओ से निरूपित करते हैं। किससे? ओ लिख सकते हैं। कहीं के आप दूसरा भी नाम दे सकते हो, ओ लिखते हैं। अब दूसरा इसमें देखते हैं, दूसरा भाग क्या है। ये पूरा घुमावदार ये भाग है जो घेरा बना लिया है, कुल घेरा। तो कुल घेरा जो ये बना हुआ है, ये भाग, ये देख रहे हो, बीच में केंद्र हो गया। ये कुल घेरा जो बना है, कुल घेरा को इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। इस परिधि को हम सी से निरूपित करते हैं। किससे? सी से दिखाते हैं। सरकमफेरेंस इंग्लिश में होता है। क्या होता है? सरकमफेरेंस इंग्लिश में होता है। इसको सी से निरूपित करते हैं। दो चीज समझ गए आप? केंद्र समझ गए, ऑर्बिट ओ से, और परिधि समझ गए। परिधि किसको कहते हैं? कुल घेरा जो होता है वो। ठीक है, कुल घेरा। अब इसमें एक चीज और आती है, कुल घेरा को मापते कैसे? आगे हम सूत्र के द्वारा भी मापेंगे, बिना सूत्र के द्वारा भी आप माप सकते हो। कैसे मापेंगे? कोई किसी के दिमाग में है ऐसी बात? तो सुनिए कैसे मापते हैं। इस कुल घेरा को मापना है, कुछ पता नहीं है, तो एक धागा लेंगे। क्या लेंगे? धागा ले लेंगे और धागा को इस पर सजा देंगे। ऐसा करके सटक सजा दिए, और फिर हटा करके उसको लंबाई नाप लेंगे। तो उसका हो जाएगा। एक तरह से वैसे मापते हैं। दूसरा तरीका हम आगे बताएंगे, जिसमें कि परिधि कैसे निकाला जाता है वो समझाएंगे। तो दो चीज समझ गए। अब तीसरा इसमें क्या है? तीसरा दिख रहा है हमको। तीसरा जो दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है ये भाग। ये देखो, यहां से बिंदु खींचते हैं, ये दिख रहा है। इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ दिख रहा है। यानी केंद्र से परिधि को मिला दिया कोई रेखा। तो ये तो अनगिनत मिल सकता है, किधरों मिलाएंगे तो मिलेगा, बहुत सारा हो सकता है। तो पहली बात तो जो समझ लो कि केंद्र से जो परिधि को जो रेखा मिलती है वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। इतनी होती है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनंत होती है। और उसी को हम केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया त्रिज्या। फिर तीन चीजें समझ गए, परिधि, केंद्र, त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से निरूपित करते हैं। कहीं छोटी आर भी देते हैं, कहीं बड़ी आर भी, अपने मन पर निर्भर है। बड़ा वृत्त है तो बड़ी आर दे दो, छोटा तो छोटी आर दे दो। ये आर हो गया, ये आर हो गया। अब इसमें तीसरा, आगे बढ़िए। त्रिज्या हम समझ चुके हैं, परिधि समझ चुके हैं। आगे देखिए क्या है, व्यास क्या है। जब इसी त्रिज्या को हम आगे की ओर बढ़ा, केंद्र से होते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो केंद्र से होते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं, केंद्र से होते, बीच से बीच जाते हो, बीच से बगल से नहीं, केंद्र से आते जा करके केंद्र पर होते हुए, जैसे गया ऐसे आया, ऐसे ई छोर से ई छोर चला गया, जो केंद्र से होके गुजरा यहां से यहां तक, तो इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। यानी क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि इसमें दो त्रिज्या है, एगो अन्य त्रिज्या है, ये भी दोनों त्रिज्या हुआ ना। दो त्रिज्या मिला के हुआ, दो त्रिज्या मिला करके हमको क्या मिल गया? एक व्यास मिला। तो व्यास इसका मतलब हो गया कि त्रिज्या का दुगुना होता है। ये भी पूछेगा, पूछ देगा कि त्रिज्या क्या होता है? व्यास का दुगुना होता है। यानी त्रिज्या को हमने आर माना, परिधि को सी माना, व्यास को डी माना, व्यास को डी माना, व्यास को डी माना। क्या बात है रे? तुम सीधा बैठो ना।
व्यास माना माना। उसके बाद आर सी दोनों हो गया। अब डी यानी 2r, आर का दुगुना। सूत्र देखो मेरा बनते जा रहा है, सब बन जाएगा सूत्र। आर हो गया इसका दुगुना। अब यानी आर को क्या दे सकते हैं, डी का आधा। होगा कि नहीं होगा। और सी बराबर सूत्र होता है 2πr, जिसको हम धागा से मापे थे, जिसको हम धागा से मापे थे, उसको हम बिना धागा नहीं मिलेगा तो इस सूत्र पर डाल देंगे 2π। अगर आर लेकिन मालूम होना चाहिए, त्रिज्या मालूम होना चाहिए। अब इसी को हम दूसरा भी लिख सकते हैं, 2r बराबर डी होता है, इसका अर्थ हो गया पाई डी। ठीक है, तो तीन चीजें हमने अब समझ लिया, त्रिज्या, परिधि, व्यास। एक चौथी चीज जो होती है उसका नाम है जीवा। क्या नाम है, जीवा। यही पूछता है जीवा किसे कहते हैं। जीवा इसमें लिखा होता है, लिख दिए जीवा किसको कहते हैं। तो जीवा जो हो गया, परिधि को किसी भी साइड से, दो परिधि को जब मिलाते हैं, परिधि को दो तरफ जब मिलाते हैं तो परिधि को जब मिला देते हैं, परिधि को देखिए यहां से मिला है, ये देखिए परिधि को ऐसे मिलाए, देखिए मिल गया ना। फिर दूसरा देखिए ऐसे मिल गया, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। केंद्र से भी होके गुजर सकता है, एक छोर से दूसरी छोर मिला देते हैं। ये जो एक छोर से दूसरी छोर मिला, इस सब को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ये भी अनंत होती है, एक वृत्त में अनंत जीवा होती। कितना होता, त्रिज्या अनंत, व्यास अनंत, जीवा अनंत। एक चीज और गौर करते हैं, देखिए इसमें ये छोटा जीवा जो हम दिए हैं इसका कलर नहीं बदल रहा। छोटा जीवा जो दे रहे हैं, ये जीवा हो गया, कलर कहाँ बदलता है। छोटा जीवा हो गया, ये जीवा छोटा हो गया, लेकिन बढ़ते 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 जब केंद्र में हम आएंगे, केंद्र में क्या देखते हैं, सबसे बड़ा जीवा होता है। एकरा सब छोटा होगा कौन, फिर इधर आएंगे तो छोटे हो जाएगा, नहीं होता जाएगा। यानी बीचों बीच जब भी आएंगे तो सबसे बड़ा होगा। यानी व्यास की एक और परिभाषा हम दे सकते हैं। इस व्यास की परिभाषा, इस व्यास की परिभाषा होगी कि सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। आर का दुगुना तो व्यास कहलावे न किया, लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा है वो क्या कहलाता है, व्यास। क्योंकि देख लिए सबसे बड़ी जीवा, ई जीवा सबसे छोटा, सब छोटा, धीरे धीरे देखो बढ़ते चला गया। बीच वाला जो है सबसे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ बड़ा, बीच वाला जीवा सबसे बड़ा। सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं हम, व्यास बोलते हैं। तो व्यास की परिभाषा भी समझ में आ गई, परिधि की परिभाषा भी समझ में आ गया। परिधि को हम सिर्फ वृत्त में ही परिधि कहते हैं। आयत वर्ग वगैरह में लोग है ना, उस परिधि को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, परिमिति कहते हैं। उसमें भी कुल घेरा को जोड़ देते हैं, इसमें भी कुल घेरा को जोड़ देते हैं, वही परिधि हो गया। नाप लो बस, हो गया। समझ में आया, जीवा तक समझ गए आप, त्रिज्या समझ गए, परिधि समझ गए, व्यास समझ गए, जीवा समझ गए। अब आइए तीसरा चीज क्या करते हैं वो देखिए, एक और बनाते हैं। अब देखिए, अब आता है त्रिज्यखंड। क्या आता है, त्रिज्यखंड। ये मिटेगा नहीं, मिटेगा ये है, कहाँ मिटता, सेलेक्ट करके ना, आज सेलेक्ट करें, फिर यहाँ सही से आएगा ना। अरे हमको भी अभी नहीं आता होता, आया, इसको भी सेलेक्ट करके इसको डिलीट करो, हो गया। अब दूसरा लेते हैं, देखिए एक और वृत्त लेते हैं, देखिए आया वृत्त। इस वृत्त से परिचित हो गए, कहाँ क्या होता है। अब इसी वृत्त में एक चीज और होता है, क्या होता है, इसी वृत्त में एक और ले लीजिए। ऐसा अक्सर देखोगे जाके तरबूज वगैरह खरीदने जाओ तो तरबूज खाए हो तुम लोग, तरबूज खाए हो, तरबूज वाला कहेगा कि तनी ललका देख निकाल के दिखाइए तो लाल है कि नहीं करेगा, चक्कू लेके एक बार एन्ना काटेगा, एक बार एन्ना काटेगा, एन्ना निकाल के देखा लो लाल है, दिखाता है नहीं दिखाता है। उसी तरह से ऐसे करके इसको लीजिए और
और यहां तक देखिए आ गया। अब इस भाग को जो है, इस भाग को हटा दीजिए, इस भाग को गायब कर दीजिए। देखिए खाली हो गया कि नहीं हो गया, देख रहे हो, ये भाग खाली हो गया, ये निकल गया। वृत्त कितना बचा, देखो खाली है, यानी ये निकल गया। यानी ये जो भाग आपका बचा है, आपका ये भाग जो बचा है, इस भाग को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। इस तरह से कोई भी रहेगा तो त्रिज्यखंड कहते हैं। ऐसे भाषा में क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। इसके पहले अगर इसको हम चाहें तो 4 हिस्से में अगर बांटते हैं, 4 हिस्से में बांटते हैं, जैसे देखो इसे बांटती है, एक भाग ऐसा या एक भाग ऐसा हुआ, तो 4 हिस्से में बटा, एक हिस्सा ये हो गया आपका, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो 4 भाग, 4 गो होगा, 4 गो चतुर्थांश वाला पढ़ाए होंगे नियमक ज्यामिति में, 4 चतुर्थांश हुआ। लेकिन जब अकेले अकेले होगा तो वो हो जाता है आपका त्रिज्यखंड। क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड। क्या होता है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड को तो त्रिज्यखंड को आप समझ गए होइएगा। देखिए गंदा हो गया तो ज्यादा, देखिए त्रिज्यखंड के नाम नापी के लिए आपको क्या चाहिए, उसका क्या निकालने के लिए क्या क्या जरूरत हो। देखो पहला जरूरत तो आपको होता है क्या है, त्रिज्या। क्या है ना दीजिए, पहला क्या लगेगा, त्रिज्या। दूसरा क्या होता है, ये बीच का कोण, थीटा कोण। कोण कितना हो सकता है, 30 का, 60 का, 45 का, 90 का, कुछ का हो सकता है। तो त्रिज्यखंड का होता है, ये त्रिज्यखंड में 2 चीजें चाहिए, एक आपका त्रिज्या चाहिए और ये थीटा कोण चाहिए। ये पूरा वृत्त में जो घुमा देते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक का कुल जो कोण होता है वो 360 का होता है। कितना होता है, 360। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कितना होता है, 360। कहीं कहीं जो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, कहीं कहीं आपको लिखेगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, सेम चीज दोनों है। ये भी सूत्र समझ में आ गया। अगर हम आर का मान दे देते हैं तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, थीटा, लेकिन थीटा और आर का मान दोनों देंगे। अगर आर का मान रहे 7 सेंटीमीटर, थीटा रहे 30 डिग्री, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, तो लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7 देंगे, ये तो जानते हो सब लोग। आर का मान 7 दे दिया और थीटा का मान कितना दिया, हम कितना मान दिया, 30 डिग्री, 30 डिग्री दे दिया बटे 360। इसको काट दीजिए, 12 36, 7 7 कट गया, ये हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 11 से 77 बटे 6 आंसर आया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो त्रिज्यखंड भी समझ गए, फिर से एक बार सीख लीजिए। आप त्रिज्यखंड भी समझ चुके हैं, त्रिज्यखंड समझ गए, आप त्रिज्या जाने, परिधि जाने, व्यास जाने और त्रिज्यखंड भी जान गए। क्या जान गए, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड जब जान गए, आगे बढ़ते हैं। त्रिज्यखंड के बाद दूसरा होता है वृत्तखंड। घर में अगर पहले जमाने में होता था कि पैसे लोग के कम थे, 5 बच्चे घर में है, 1 किलो आम खरीदा जाता था, मम्मी आम बांटने के लिए बैठती थी, आधा अधूरा एक आम हिस्सा पड़ता नहीं था, तो मम्मी क्या करती थी, आम को काटती थी बैठी पर, इधर गुठली वाला बच जाता था, गुद्दा वाला बच जाता था, अक्सर लोग गुठली वाला पाने के लिए लड़ते थे, सारे बच्चे, हम लोग खुदे लड़ते थे, हम लोग वो गुठली वाला नहीं, वो गुद्दा वाला। तो गुद्दा वाला इधर आ गया, तो गुद्दा वाला जो आ गया वही होता है, उसी को बोलते हैं वृत्तखंड। देखिए गुद्दा वाला निकाल देते हैं, कैसे निकलता है, देखिए देखिए, ये आपका ये गुद्दा वाला, ये भाग जो आपका बच गया, ये भाग जो बचा, ये रंगीन जो कलर हम कर दिए हैं, इस भाग को कहते हैं वृत्तखंड। अब वृत्तखंड 2 होता है, वृत्तखंड 2, एना काट दिए तो एक तो गुद्दा वाला निकला, एक गुठली सहित निकला। गुद्दा वाला छोटे न होगा, कितना होगा तो छोटे होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। इधर वाला क्या होगा, बड़ा होगा।
ये जो भाग बच गया इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड के दो पार्ट, एक लघु और इधर जो शेष बच गया इधर, इसके अलावा ये सब पूरा, उसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। दोनों चीज समझ में आया? अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? दिमाग लगाओ, इसमें कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। अब तुम लोग जरा बताओ कि इस भाग का इतना दूर का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको पता है, यहां से लेकर यहां तक पता है, पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 है ना जी। हमको इतने दूर का निकालना है। इस सौसे में से इस वृत्त को हटा देंगे तो इस शेष बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो अगर हम तुम लिख सकते हैं कि लघु 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 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं कि पूरा त्रिज्यखंड को पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में से घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कोई भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या देते हैं कोई बताइए? √3/4 गुने भुजा इस पर देते हैं कि नहीं देते हैं? सब भूल गए तुम लोग। त्रिभुज क्षेत्र 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बताए थे, याद आना कुछ? त्रिभुज पूरा पढ़ाए हुए हैं। तो कोई भी त्रिभुज, जो त्रिभुज रहेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ घटा देंगे, बस आपका निकल जाएगा। अब ही हो गया लघु वृत्तखंड काम खत्म। अब बचा दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालेगा? तो ज्यों ही लघु वृत्तखंड निकलेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में अब निकाल लीजिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है। पहले नहीं बताया, पहले बताना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो शेष वाला बच जाएगा। इस सौसे में से इतना इसको हटा दो, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? ये वाले लघु हट गया तो दीर्घ बच गया। पूरा वृत्त में से लघु को घटा देना, तो लघु को हमको क्षेत्रफल यहाँ मालूम है। क्या मालूम है? पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 घटाओ हाथे से मिटा रहे थे, देखो ना आदत जो है ना, हाथ से मिटाने का आदत ना, हाथे से मिटा रहे थे। घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बेचारा अलग हो गया, ये पूरा दोनों घटा देंगे, हमारा ये खेल खत्म। अब इसमें एक चीज और बचता है। हम यहाँ जान चुके, त्रिज्या जान गए, परिधि जान गए, व्यास जान गए, त्रिज्यखंड जान गए, वृत्तखंड जान गए, और त्रिज्यखंड में भी एक चीज छूट रहा है, उसमें भी लघु दीर्घ दोनों होता है। इतना दूर जो ये निकाले त्रिज्यखंड से, ये लघु हुआ, शेष जो बचा वो दीर्घ हुआ, जना वृत्तखंड में होता है। समझ रहे हो ना? ये हो गया। अब देख लीजिए, अब बच गया चाप की लंबाई। क्या बचा? चाप की लंबाई। आइए चाप की लंबाई कैसे बन होगा वो सीखिए। चाप की लंबाई कैसे होगी? चाप की लंबाई निकालते हैं। पहले एक वृत्त लीजिए, ये हो गया। वाह! अब देखिए चाप कैसे होता है। ये एक त्रिज्यखंड हो गया। अब ये त्रिज्यखंड जितना दूर है, चाप किसको कहते हैं? त्रिज्यखंड जितना दूर है उतना दूर जो कटिंग हो गया आपका ये भाग, ये जो आपका है इसका कलर बदल लो, ये भाग जो, इसी को कहते हैं चाप की लंबाई। चाप क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या देंगे? लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों में हो सकता है। अनोखा चाप ही हुआ, उधर का चाप भी तो होगा ना जी। इसको कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? तो एक बच गया चाप की लंबाई बराबर चाप की
लंबाई बराबर, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। 2 पाई, समझ में आया? सबका सूत्र लिख दिए हैं, टोटल सूत्र आपके पास पूरे बोर्ड में मौजूद है, आप इसको रोक करके या देख करके लिख सकते हो। तो चाप की लंबाई भी हमें मिल गया। अगर कहेगा कि दिए गए वृत्त में चाप की लंबाई प्राप्त करो तो हमको क्या क्या जरूरत होगा, एक थीटा जरूरत होगा, एक आर जरूरत होगा। जैसे पहला वाला हम निकाले थे, अगर थीटा बराबर 30 डिग्री है और आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई देखिए निकाल लेंगे झट से। थीटा 30 बटे 360 गुने 2 गुने 22 बटे 7 गुने आर का मान 7। इसको काट दीजिए, 12 36 2 छक 12, कितना बचा ऊपर, 3 दूनी 6 11 दूनी 22, 11 बटे 3 कितना बचा? क्लियर है? तो चाप की लंबाई भी समझ गए, चलिए गुड है। अब इसमें बचा क्या है, एक स्पर्श रेखा। ये बहुत बेहतरीन चीज है, ध्यान देना। स्पर्श रेखा क्या हो, देखो स्पर्श रेखा के लिए हमको इसको हटाना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा। चलिए स्पर्श रेखा लेते हैं। ये एक वृत्त बनाने दीजिए, वृत्त छोटे कर दीजिए, ये वृत्त बना। स्पर्श रेखा देखना, किसी बाहरी बिंदु से, कहीं पर कोई बाहरी बिंदु है, ये बाहरी बिंदु कहीं, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, उसको सटते हो जाता है। देखिए ये बाहरी बिंदु है, इस बाहरी बिंदु से यहां से एक रेखा खींचते हैं जो यहाँ आके मिलती है। ये हो गया, तो ये सट के जा रहा है तो सटते हुए निकल जाएगा आगे, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? है, यानी कि किसी भी वृत्त को जब लेते हैं, कोई वृत्त जब लेते हैं, उस वृत्त में, जैसे ही वृत्त हमने लिया, इस वृत्त में कोई सटता हुआ रेखा, स्पर्श करते हुए कोई रेखा निकल गई, देखिए निकल गई ना, स्पर्श करती हुई रेखा निकल, इसको कहते हैं हम स्पर्श रेखा। ये किधरों से निकल सकता है, लेकिन छूते हुए निकले, कहीं से भी छूते हुए निकल गया, वो रेखा क्या कहलाता है? स्पर्श रेखा। सटते हुए निकल गया था, इस पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। स्पर्श रेखा के बारे में जब इस अध्याय को बनाएंगे तब विस्तृत रूप से जानेंगे। अभी हमने सारी चीज को जान लिया। वृत्त से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आप बना सकते हो। पहले तो प्रश्न पूछता है, त्रिज्या दिया रहेगा, कहेगा पर व्यास निकालो, दुगुना कर देंगे। त्रिज्या रहेगा, परिधि निकालो, उस सूत्र पर बैठा देंगे। त्रिज्या रहेगा, कहेगा क्षेत्रफल निकालो, तो इस सूत्र पर बैठा देंगे। पाया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखना है? वृत्त का क्षेत्रफल। अगर इसी में कहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा और आर चाहिए, वो निकाल लेंगे। लघु कहेगा तो वृत्त में पूरा घटा देंगे, है ना। इस तरह से हमने आज वृत्त का क्षेत्र, वृत्त से संबंधित सारे चीज को जाना। अगर इसमें किसी तरह कोई बात बाकी रह गई है या समझने में दिक्कत हो गया तो कमेंट कर देना, हम उसको फिर कमेंट बॉक्स में आपको उसका निदान दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।